नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं KRS बघेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने GS क्लासरूम विद GS सर्किल में। पिछली कक्षा में हमने देखा था पर्यावरण और उसका हम लोगों ने थोड़ा सा जायज़ा लिया था, उसका ओवरव्यू लिया था कि उसमें कौन कौन से टर्म शामिल हैं और कुछ टर्म्स को किसने डिफ़ाइन किया था उस पर चर्चा की थी। इसीलिए हम आज फिर से थोड़ा सा उसको ओवरव्यू ले रहे हैं और कनेक्ट कर दे रहे हैं आप, ताकि आपको पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो हम पृथ्वी है, पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल शामिल है। और फिर पृथ्वी है, फिर जीवमंडल, जीवमंडल जो है जीवोम और बायोम से बना हुआ है। बायोम जो है पारितंत्र से बना हुआ है, पारितंत्र जो है समुदाय से बना हुआ है, समुदाय जो है जनसंख्या से बना हुआ है, जनसंख्या जीव से बना हुआ है और जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। तो आज हम चर्चा करेंगे बेसिकली इकोलॉजी पारिस्थितिकी पर, और इन्वायरमेंट देखेंगे, पारितंत्र या इकोसिस्टम देखेंगे और इकोटोन पर चर्चा करेंगे, ट्रांजिशन जोन पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी को के टर्म को डिफ़ाइन किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, और पारितंत्र के टर्म को डिफ़ाइन किया है टांसले, और इकोटोन के टर्म को डिफ़ाइन किया है वॉलेस ने। तो ये जल्दी से आप देख लें। इकोलॉजी को डिफ़ाइन किया है हैकेल ने, इकोसिस्टम या पारितंत्र को डिफ़ाइन किया है टांसले ने, इकोटोन को डिफ़ाइन किया है वॉलेस ने। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी की या इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी जो है यह जीव का सर्वोच्च स्तर है, संगठन का सर्वोच्च स्तर है जीवमंडल, और यह बायोम जो है जीवमंडल का एक हिस्सा है, सर्वोच्च स्तर। जीवमंडल जो है सर्वोच्च स्तर है और जीव जो है निम्न स्तर है। तो ये निम्न स्तर से लेके सर्वोच्च स्तर, अर्थात जीवमंडल से लेके जीव तक या जीव से लेके जीवमंडल तक, मतलब निम्न स्तर से सर्वोच्च स्तर, जीव से लेके जीवमंडल तक का जो अध्ययन होता है या उसका विज्ञान होता है वह इकोलॉजी कहलाता है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। तो जीव से लेके जीवमंडल तक का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है, इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इस टर्म को डिफ़ाइन किया है हैकेल महोदय ने। याद रखिएगा, जीव से जनसंख्या बना, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से पारितंत्र, पारितंत्र से जीवोम, बायोम या जैव प्रदेश। जीवोम जो है जीवमंडल का एक हिस्सा है और जीवमंडल जो है जीवों का संगठन का सर्वोच्च स्तर है, और जीव से लेकर जीवमंडल तक के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। अब हम देखेंगे इकोसिस्टम में हम चर्चा करेंगे इकोसिस्टम है क्या, उसके कितने प्रकार हैं, उसके कितने घटक हैं, उसकी क्रियाविधि को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे पारितंत्र क्या होता है या इकोसिस्टम। तो अभी आपने देखा कि इकोलॉजी क्या होता है, अब पारितंत्र देख लेते हैं। ये निम्न स्तर है जीव, यह जीवमंडल उच्च स्तर है, सर्वोच्च स्तर। अब बात अगर पारितंत्र की आ रही है तो पारितंत्र के टर्म को टांसले ने डिफाइन किया, ये पहले हम आपने को बता दिया गया। पारितंत्र बेसिकली होता है, पारितंत्र जो है समुदाय होता है और उसका निवास स्थान होता है, समुदाय प्लस उसका निवास स्थान। निवास स्थान को हैबिटेट बोलते हैं, हैबिटेट और निवास पर्यावरण में एक अंतर होता है, समझ लीजिए। इन्वायरमेंट और हैबिटेट में अंतर होता है। इन्वायरमेंट जो है उसमें जीवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि हैबिटेट में हमेशा एक जीवन होता है। इसीलिए समुदाय हमेशा हैबिटेट में या निवास स्थान में निवास करती है, हैबिटेट में निवास करती है। और पर्यावरण जो है दो तरीके का हो सकता है, उसमें जीवन अगर होगा तो वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाएगा, अगर उसमें जीवन नहीं होगा तो वह भौतिक पर्यावरण कहलाएगा, अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। और अगर हम उसको प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे तो वो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल प्लस जीवमंडल के सम्मिलित रूप को कहा जाएगा। तो पारितंत्र का अर्थ है समुदाय और प्लस उसका निवास स्थान। और समुदाय क्या है,
समुदाय है P प्लस C प्लस D। समुदाय का अर्थ होता है P से प्रोड्यूसर, C से कंज्यूमर, D से डिकम्पोज़र। अर्थात कुछ लोग होंगे जो प्रोड्यूसर उत्पादन का कार्य करेंगे, कुछ लोग होंगे जो कंज्यूमर उपभोक्ता का कार्य करेंगे, अर्थात उपभोग करेंगे प्रोड्यूसर द्वारा बनाई गई वस्तुओं का, और कुछ लोग होंगे जो डिकम्पोज़र अर्थात अपघटन का कार्य करेंगे। तो समुदाय पारितंत्र जो है, समुदाय P प्लस C प्लस D, प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोज़र का एक निवास स्थान है। वो कहाँ निवास करता है, और निवास स्थान एक यूनिक होगा उनका समुदाय का। प्रत्येक पारितंत्र का एक यूनिक निवास स्थान होगा समुदाय का। पारितंत्र में पाए जाने वाले समुदाय का एक यूनिक स्थान होगा, उसे हैबिटेट कहेंगे। पारितंत्र है उसके से समुदाय होता है, और समुदाय और उसका एक स्पेशल निवास स्थान या हैबिटेट होता है, वो वहाँ निवास करता है। और समुदाय में क्या क्या होता है, समुदाय में होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र, मतलब P प्लस C प्लस D। ये जो P प्लस C प्लस D है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र। और डिकम्पोज़र क्या होता है, डिकम्पोज़र जीवाणु होते हैं, कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है। अगर कोई पूछे या किताब में कभी एग्ज़ाम में प्रश्न आए कि क्या विषाणु अपघटक है या वियोजक है, तो विषाणु अपघटक या वियोजक नहीं होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, विषाणु या वायरस अपघटक नहीं है, अपघटक नहीं है, विषाणु नहीं है, अपघटक नहीं है, विषाणु अपघटक नहीं है। अपघटक या डिकम्पोज़र कौन कौन होते हैं, ये जीवाणु होते हैं, नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो अब आपने देखा कि इकोसिस्टम पारितंत्र समुदाय होगा। समुदाय कौन है, P प्लस C प्लस D, मतलब प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोज़र है, इनसे मिलकर समुदाय का निर्माण होता है। हमारे जो समुदाय में कुछ लोग उत्पादक होंगे, कुछ लोग उपभोक्ता होंगे जो उत्पादकों द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं का उपभोग करेंगे, और कुछ लोग होंगे जो उत्पादक उपभोक्ता दोनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं या उनका भक्षण करते हैं, वो डिकम्पोज़र कहलाते हैं। तो अब हम इसके पारितंत्र हमने देख लिया, समझ लिया। अब हम पारितंत्र के प्रकार देखेंगे और उसकी क्रियाविधि क्या होती है ये देखेंगे। पारितंत्र के प्रकार देखते हैं। पारितंत्र, ये टांसले साहब ने इसको बनाया था, डिफाइन किया था। तो पारितंत्र के प्रकार हम देखेंगे। पारितंत्र जो है दो प्रकार। पारितंत्र पहले हम देख लेते हैं कि इसके घटक क्या होते हैं। पारितंत्र के घटक, पारितंत्र घटक, पारितंत्र घटक एक जैव घटक होता है। पारितंत्र के जैव घटक होते हैं, जैव घटक, और दूसरा होता है अजैव घटक, मतलब बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, अजैव घटक। अजैव घटक। अब हम देखते हैं कि जैव घटक क्या होता है। तो जैव घटक जैसा हमने अभी बताया कि समुदाय होता है, जैव घटक में समुदाय शामिल है। जो पारितंत्र में जैव घटक जो होता है समुदाय, और समुदाय में क्या होता है P प्लस C प्लस D। P प्लस C प्लस D क्या होता है, तो प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र, ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो जैव घटक में हमारा समुदाय है। समुदाय किससे मिलकर बना होता है, P प्लस C प्लस D, मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र से। तो प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर हमारे जैव घटक में हरे पौधे हैं, हरे पौधे। डी कंज्यूमर कौन से हैं, कंज्यूमर हैं सभी शाकाहारी, वही चीज़ जो अभी हमने पीछे बताया, शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया,
सर्वाहारी हो गया। ये प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। तो अगर प्रश्न आ गया कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक, ये सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। कंज्यूमर तो प्राथमिक कंज्यूमर कौन है, शाकाहारी। द्वितीयक कंज्यूमर कौन है, मांसाहारी। एक होता है तृतीयक या टर्शियरी कंज्यूमर कौन है, तो सर्वाहारी हो गया। सर्वाहारी अगर पूछेगा कि सर्वाहारी का एग्जाम्पल दीजिए कौन है, तो मनुष्य एक सर्वाहारी है। मनुष्य शाकाहारी को भी खाता है और मांसाहारी को भी खाता है, तो सर्वाहारी मनुष्य है। और ये तृतीयक कंज्यूमर है, तृतीयक कंज्यूमर। तो फिर से समझ लेते हैं पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो पारितंत्र के घटक जो हैं वो जैव घटक हैं और अजैव घटक हैं। ये डीकम्पोजर है, डीकम्पोजर, डीकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक, कंज्यूमर उपभोक्ता, उपभोक्ता, डीकम्पोजर अपघटक या वियोजक, अपघटक या वियोजक। तो अभी आपने देखा कि पारितंत्र के घटक जैव घटक, अजैव घटक। जैव घटक क्या है, समुदाय है। समुदाय क्या है, P+C+D, मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, तो प्रोड्यूसर हमारे हरे पौधे उत्पादक हैं, हरे पौधे। कंज्यूमर कौन कौन से हैं, तो कंज्यूमर 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी होते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी मतलब मनुष्य होता है। अब हम देखते हैं हमारे अजैव घटक। तो अजैव घटक सबसे पहले मृदा है, जलवायु है। मृदा अजैव घटक के अंतर्गत आती है, जलवायु। उसके बाद कार्बनिक घटक होते हैं, कार्बनिक घटक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। कार्बनिक घटक क्या है, कार्बनिक घटक वो होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। जैसे आपका हो गया हमारा शरीर जैसे कार्बनिक तत्वों से बना होता है, जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, ह्यूमस हो गया। तो कार्बनिक घटक में इसको ऐसे समझते हैं, कार्बनिक घटक में प्रोटीन हो गया, कार्बन के यौगिक। कार्बनिक घटक वो होते हैं कार्बन के यौगिक, मतलब प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। चूँकि हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं और इन्वायरमेंट में मनुष्य की भूमिका होती है, तो हम वही एग्जाम्पल लेंगे कार्बनिक घटक में जो मनुष्य से जुड़ा हुआ हो। तो कार्बनिक घटक का मतलब होता है कार्बन के यौगिक, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, विटामिन, ये सब कार्बनिक घटक के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा मृदा हो गया, जलवायु हो गया, कार्बनिक घटक हो गया। उसके बाद अकार्बनिक घटक देखते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक घटक मतलब होते हैं कार्बन जिसमें वह यौगिक जिनमें कार्बन नहीं होता है। अकार्बनिक घटक जैसे जल हो गया, खनिज लवण हो गया। तो ये जल हो गया, खनिज नल लवण हो गया, खनिज लवण। तो अब आपने देखा पारितंत्र के घटक क्या होते हैं। तो पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैव घटक, अजैव घटक। बायोटिक कंपोनेंट होता है और एबायोटिक कंपोनेंट होता है। जैव घटक क्या होता है, जैव घटक बेसिकली समुदाय होता है। समुदाय क्या होता है, P+C+D, मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर हरे पौधे होते हैं, कंज्यूमर शाकाहारी होते हैं, डीकम्पोजर सर्वाहारी होते हैं। अरे अब हम देखेंगे कि पारितंत्र के प्रकार क्या होते हैं। तो पारितंत्र 2 प्रकार का होता है। पारितंत्र के प्रकार, एक कृत्रिम होता है और एक प्राकृतिक होता है। कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम पारितंत्र होता है जो आर्टिफिशियल रूप में बनाया जाता है, जैसे एक्वेरियम हो गया, फसल खेती वाली भूमि हो गई। तो ये हो गया खेती भूमि, खेत समझ लीजिए, धान खेत या
एक्वेरियम हो गया, ये सब कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आता है। और प्राकृतिक पारितंत्र जो है दो तरह के होते हैं, एक स्थलीय होता है, स्थलीय पारितंत्र होता है, दूसरा जलीय पारितंत्र होता है। प्राकृतिक पारितंत्र दो तरह का होता है, एक स्थलीय पारितंत्र, दूसरा जलीय पारितंत्र। अब देख लेते हैं स्थलीय पारितंत्र के प्रकार होते हैं। ये वन होता है, घास भूमि, उसके बाद मरुस्थल और टुंड्रा, यह भी एक प्रकार का पारितंत्र ही है जो उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। जलीय पारितंत्र दो तरह के होते हैं। जलीय पारितंत्र बेसिकली महासागर होता है, तालाब होते हैं, तो इसके को भी डिवीज़न कर लेते हैं समझने के लिए। स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल पारितंत्र, और दूसरा होता है लवणीय जल पारितंत्र या खारा जल पारितंत्र। स्वच्छ जल पारितंत्र आपका हो गया गतिशील जल और स्थिर जल। तो ये समझ लीजिए झील हो गया, तालाब हो गया, ये सब, और नदी हो गया, ये स्वच्छ जल पारितंत्र है। लवणीय जल में महासागर हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया, सागर हो गया। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये पूछे कि सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है और सबसे स्थायी पारितंत्र कौन सा है, तो महासागर जो है, महासागर सबसे स्थायी पारितंत्र के अंतर्गत आता है। महासागर सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र, इसमें बहुत ज़्यादा विविधता नहीं होती है, सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र होता है। अब हमने देख लिया पारितंत्र के घटक क्या होते हैं, पारितंत्र का प्रकार क्या होता है। कृत्रिम हो गया, प्राकृतिक हो गया। प्राकृतिक भी दो तरह के, स्थलीय हो गए, जलीय हो गए। और स्थलीय में वन हो गया, घास भूमि हो गया, मरुस्थल हो गया, टुंड्रा हो गया। टुंड्रा का अर्थ हो गया बेसिकली उच्च अक्षांश या ध्रुवी को टुंड्रा बोलते हैं। मरुस्थल हो गया, गर्म मरुस्थल हो गए, और मध्य अक्षांशी मरुस्थल हो गए। मरुस्थल भी दो तरह के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, दूसरा मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। उसी तरह घास भूमि भी हो गई, उष्णकटिबंधीय घास भूमि जिसको सवाना बोलते हैं, और दूसरी होती है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जिसे प्रेयरी बोलते हैं। घास भूमि दो तरह की होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय सवाना और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेयरी टाइप की। ठीक है। वन के भी प्रकार हैं जो उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, उसे सदाबहार वन कहते हैं, और जो उससे उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, फिर मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, फिर उससे ऊपर, मतलब जैसे जैसे अक्षांश ऊपर की तरफ हम जाएंगे, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ, तो वनों में विविधता आएगी। उसी प्रकार उच्च अक्षांशीय वन जैसे टैगा वन हो गए, शंकुधारी वन हो गए, फिर आगे और ऊपर जाएंगे ध्रुवीय जलवायु तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति हो गई। तो वन हो गए तो आपके घास भूमि, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। तो ये सवाना उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, प्रेयरी, मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, टुंड्रा, ध्रुवी, जलीय आपने देखा। अब हम देखेंगे कि पारितंत्र की क्रियाविधि क्या होती है। तो पारितंत्र कैसे काम करता है उसको हम समझेंगे। कोई भी पारितंत्र हो, चाहे जलीय हो चाहे स्थलीय हो, उसकी एक क्रियाविधि होती है। तो पारितंत्र की क्रियाविधि में बेसिकली हम दो चीज़ देखते हैं, ऊर्जा का प्रवाह, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, और दूसरा हम देखेंगे कि भूजैव रासायनिक चक्र, मतलब बायोकेमिकल साइकिल। तो सबसे पहले हम देखेंगे पारितंत्र की क्रियाविधि। तो पारितंत्र की क्रियाविधि के अंतर्गत दो बातें शामिल हैं। पहला है ऊर्जा प्रवाह, और दूसरा है भूजैव रसायन चक्र।
ठीक है, मतलब पूरा पारितंत्र इन्हीं दो चीज़ों से उसकी क्रियाविधि के अंतर्गत यही बेसिकली मोटी मोटी दो चीज़ें शामिल है। एक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है एक चरण से दूसरे चरण में, और दूसरा होता है कि कैसे तत्वों का चक्रण कैसे होता है, उसे भू-जैव रसायन चक्र कहते हैं। तो अब हम समझते हैं ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह क्या है? तो ऊर्जा प्रवाह इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सूर्य जो है पृथ्वी के ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, और अधिकतर क्या पूरी ऊर्जा ही सूर्य से प्राप्त होती है पृथ्वी की। और पारितंत्र चूँकि पृथ्वी का हिस्सा है, तो पारितंत्र की भी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। तो सूर्य जो है पारितंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ये आपका ऊर्जा प्रवाह चल रहा है। तो सूर्य जो है पारितंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, पारितंत्र की ऊर्जा का स्रोत है, इसी से पारितंत्र संचालित होता है। उसके बाद जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे ये प्राथमिक उत्पादक हैं, मतलब बेसिक जो उत्पादक होते हैं इस ऊर्जा को उत्पादित करने वाला जो होते हैं वो हरे पौधे होते हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं। ये क्या करते हैं, जैसे आपने पढ़ा ही है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण, ये हरे पौधे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, और इससे ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा उत्पादन करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में जल होता है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा। और ये पत्तों में जो पाया जाता है क्लोरोफिल, जल, CO2, सौर ऊर्जा, क्लोरोफिल, इसी से ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6, और प्लस ऑक्सीजन बनती है और जल निकलता है। तो ये जो C6H12O6 है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट या मंड होता है, ये मंड होता है जो कि पौधों में संचित रहता है, पौधों में संचित रहता है। यही जो है ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा है जो सूर्य के प्रकाश से बनती है, और बनाते कौन है, हरे पौधे। तो आप देख रहे हैं कि ऊर्जा पारितंत्र की क्रियाविधि दो तरह की होती है। उसमें एक ऊर्जा प्रवाह होता है और एक स्तर से दूसरी तरफ ऊर्जा ट्रांसफ़र होती रहती है। दूसरा भू-जैव रसायन चक्र होता है। तो जैसे ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है वैसे ही तत्वों का भी चक्रण होता है, उसे हम आगे समझेंगे। अभी हम देख रहे हैं ऊर्जा प्रवाह। तो ऊर्जा पारितंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, और पृथ्वी की भी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, और हरे पौधे जो हैं इसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं ऊर्जा के उत्पादन में। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किए इन्होंने जल और कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा के ये सहायता से ऊर्जा का निर्माण किया। ये जो ऊर्जा होती है ये सकल उत्पादन कहलाती है। ये जो C6H12O6 ये जो ऊर्जा है ये सकल उत्पादन है, सकल उत्पादन, इसको बोलते हैं सकल उत्पादन। और जैसा कि आपको पता है कि पौधे भी श्वसन करते हैं, तो श्वसन जो करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा का हानि होती है, ऊर्जा का लॉस होता है, वो इसी ऊर्जा में से निकलती है, इसी ऊर्जा में से। तो प्राथमिक उत्पादन अगर हम देखेंगे, नेट उत्पादन या शुद्ध उत्पादन, इसको शुद्ध उत्पादन कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये आप नोट डाउन करते रहिए हमारे साथ। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई जिससे ऊर्जा का निर्माण हुआ या मंड का निर्माण हुआ, ये सकल उत्पादन कहलाता है। अब सकल उत्पादन पौधों ने श्वसन किया, तो इसी सकल उत्पादन जो हुआ है उसी में से श्वसन के लिए भी ऊर्जा निकलेगी। तो सकल उत्पादन माइनस श्वसन, ये जो सकल उत्पादन ऊर्जा माइनस श्वसन करेंगे तो ये हो जाएगा शुद्ध उत्पादन। तो ये हो गया शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। यही जो शुद्ध उत्पादन है यही उन लोगों के काम आती है जो ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते हैं, जैसे उपभोक्ता। तो ये जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादन है यही उपभोक्ता और अपघटक इसका उपयोग करते हैं,
उपभोक्ता, उपभोक्ता भी 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता आपके हो गए मांसाहारी, तृतीयक उपभोक्ता हो गए आपके सर्वाहारी। तो ये जो सकल उत्पादन में से शोषण घटाएंगे तो ये शुद्ध प्राथमिक उत्पादन हुआ, नेट एनर्जी। तो ये उसमें उसे उपभोक्ता कंज्यूम करेगा, उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तीनों इसको कंज्यूम करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आप नोट डाउन करते रहिए हमारे साथ। और यही प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तो उपभोक्ता ये जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे शुद्ध प्राथमिक उत्पादन में, यह इनके कोष में जमा होती है। और जब यह उपभोक्ता जब इनका क्षय हो जाता है या मृत्यु हो जाती है इन उपभोक्ताओं की, तो ये इनका जो अपघटक होते हैं इसी कोष का प्रयोग करके फिर ये जो ऊर्जा होती है उपभोक्ताओं से, ये जो ऊर्जा होती है कोषों में संचित रहती है, उपभोक्ताओं के कोषों में संचित रहती है, कोष या सेल में संचित रहती है। और फिर ये एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है अपघटक के पास। अपघटक, ये अपघटक इसका अपघटक या वियोजक इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। बेसिकली अगर ये प्रश्न बने कि अपघटक ये ऐसे कह सकते हैं कि अपघटक दोनों प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हर चरण पर वो ऊर्जा कंज्यूम करता है। अपघटक किसी एक पर्टिकुलर उस पर नहीं, पूरी पारितंत्र से ही वो ऊर्जा का क्षय करता है। तो उपभोक्ता ये जो सकल उत्पादन है उसमें शोषण हुआ तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादन आया। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन जो ऊर्जा हुई वो उपभोक्ताओं के पास गई, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता उनके कोषों में संचित रही। जब उनका मरण हुआ या क्षय हुआ तो ये अपघटक इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो आप देखते हैं कि ये जो ऊर्जा प्रवाह है एक चरणबद्ध रूप में आगे बढ़ रही है। तो इस ऊर्जा प्रवाह के 2 विशेष गुण हैं। ये जो हम ऊर्जा प्रवाह देख रहे हैं यहाँ पर एक दिशी है। आप देख रहे हैं कि पहले प्राथमिक उत्पादक हैं हरे पौधे, फिर उनसे उपभोक्ताओं ने ऊर्जा ग्रहण की, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता के पास ट्रांसफ़र हुई, फिर उपभोक्ताओं से फिर अपघटक के पास ट्रांसफ़र हुई। तो ये एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल इसको बोलते हैं। जो ऊर्जा प्रवाह है इसके 2 गुण हैं। ऊर्जा प्रवाह ये एक दिशी होता है और दूसरा होता है यह 10% ऊर्जा स्थानांतरण। अभी पिछली कक्षा में हमने देखा था कि 10% ऊर्जा स्थानांतरण लिंडमान ने दिया था इस नियम को। इस 10% ऊर्जा स्थानांतरण का मतलब है कि जो प्रत्येक जो चरण है उसमें जो ऊर्जा 10% ही अगले चरण में प्रवेश कर रही है। मतलब प्रत्येक चरण से अगले चरण में केवल 10% ही, प्रत्येक चरण से अगले चरण में केवल 10% ऊर्जा ही, चरण में केवल 10% ऊर्जा ही जा रही है। 10% ऊर्जा जाएगी, शेष 90% पर्यावरण में चला जाएगा। ठीक है, शेष 90% पर्यावरण में अवशोषित हो जाएगा। तो ये 10% का नियम यहीं आप देख ले रहे हैं। ये हम पूरा एक ये कंसोलिडेटेड रूप में मतलब समग्र रूप में बता रहे हैं। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। पारितंत्र की क्रियाविधि ऊर्जा प्रवाह अभूजय और रसायन चक्र से चलती है। और ऊर्जा प्रवाह में आपने देखा कि पौधों ने ऊर्जा का निर्माण किया, फिर वो ऊर्जा सकल उत्पादन कहलाई। सकल उत्पादन पौधे श्वसन भी करते हैं, तो श्वसन सकल उत्पादन माइनस श्वसन तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। ये शुद्ध प्राथमिक उत्पादन उन लोगों के काम आई जो ऊर्जा का निर्माण नहीं करते हैं, जैसे उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब फिर यह उनके कोषों या कोशिकाओं में संचित रही। फिर जब उनका क्षय हो गया तो यह अपघटक के पास चली आई ये ऊर्जा। अब फिर अपघटक के पास चली आई तो फिर ये ऊर्जा प्रवाह कैसी हुई, एक दिशी हुई रही है, यूनिडायरेक्शनल जा रही है। आप देख ही रहे हैं कि यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशी है, एक ही दिशा में ये जा रही है। और दूसरा है कि प्रत्येक चरण में मतलब प्रत्येक चरण में ऊर्जा 10% ही आगे बढ़ रही है, शेष 90% वो नष्ट हो जा रही है और वातावरण में पर्यावरण में सम्मिलित हो जा रही है। तो अभी आपने देखा
ऊर्जा प्रवाह देख लिया। अब देख रहे हैं कि इसका चरण कैसे बन रहा है। इसको मिटा लेते हैं। अभी आपने देखा कि ये ऊर्जा जो है चरणबद्ध तरीके से ये आगे बढ़ रही है और दूसरे जीवों में जा रही है। इसे हम फिर से समझते हैं। इससे आशा होगी कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको फिर से समझ लेते हैं। इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से ये आगे बढ़ रही है। तो हम देखेंगे कि जो ऊर्जा का ये प्रवाह हुआ उसमें एक जो चरण है वो एक जीवन धारण करता है और एक विशिष्ट जीव का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे और यह जो चरण है जैसे इसे पोषण स्तर कहते हैं। जैसे ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा स्रोत सूर्य है, ऊर्जा स्रोत सूर्य हो गया। और प्रथम पोषण स्तर या उत्पादक हो गए या प्रथम पोषण स्तर हो गया। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर हो गया। यह जो ऊर्जा का चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है यह प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट वर्ग के जीवों का प्रतिनिधित्व कर रही है, जिस जीव में जीवन ही होता है। तो प्रथम पोषण स्तर और यह प्रत्येक चरण एक पोषण स्तर कहलाता है। तो प्रथम पोषण स्तर में उत्पादक हो गए। उत्पादक कौन? हरे पौधे, आप देख रहे होंगे। उसके बाद प्रथम पोषण स्तर हो गया। उसके बाद द्वितीय पोषण स्तर में उपभोक्ता हो गए। उपभोक्ता में भी प्राथमिक उपभोक्ता यह द्वितीय पोषण स्तर में हो गए। द्वितीय पोषण स्तर। इसी तरह तृतीय पोषण स्तर होगा, उसमें द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। तृतीय पोषण स्तर इसमें द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। द्वितीयक उपभोक्ता। उसी प्रकार तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ पोषण स्तर में होंगे। तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ पोषण स्तर में। तो ये जो ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ है उसने एक प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट वर्ग के जीवों का निर्माण कर दिया है। उससे जैसे उत्पादक हो ये हरे पौधे हैं तो यह प्रथम पोषण स्तर कहलाएगा, क्योंकि यह एक वर्ग है जीवों का। फिर द्वितीय पोषण स्तर हो गया, यह ऊर्जा ट्रांसफ़र हुई, पौधों द्वारा बनाई गई। उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ताओं में जो शाकाहारी होते हैं वो द्वितीय पोषण स्तर बन गया। फिर यह जो शाकाहारी को मांसाहारी ने खाया, द्वितीय उपभोक्ता है, तो ये तृतीय पोषण स्तर हो गया। तो यह चतुर्थ, और फिर तृतीय उपभोक्ता के पास गई ऊर्जा तो ये चतुर्थ पोषण स्तर हो गया। चतुर्थ पोषण स्तर। तो अब आप देख रहे हैं क्या पोषण स्तर बना। और जो अपघटक होते हैं वो प्रत्येक स्तर से अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अपघटक ही जो हैं वो अपघटक जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं और नीले हरे शैवाल होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं। लेकिन जीवाणु की कैटेगरी में विषाणु नहीं आता। विषाणु कभी भी अपघटक नहीं है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। विषाणु अपघटक की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये अपघटक जो है प्रत्येक स्तर से अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अपघटक प्रत्येक स्तर से ऊर्जा ग्रहण करता है, चाहे प्रथम पोषण स्तर से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, द्वितीय पोषण स्तर से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। अपघटक जो है प्रत्येक चरण से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अपघटक कौन? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो अब देख रहे हैं आप उत्पादक हो गए। ऊर्जा का स्रोत है सूर्य है, उत्पादक हैं प्रथम पोषण स्तर, उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर
और इसी प्रकार तृतीयक पोषण स्तर, चतुर्थ पोषण स्तर। यह जो है इसमें प्रत्येक जीव जो है एक दूसरे का आहार बन जा रहा है और यह श्रृंखला अनवरत चलती जा रही है, इसी को आहार श्रृंखला कहते हैं। आप देख रहे हैं हरे पौधे जीव हैं, उनको आहार बना लिया प्राथमिक उपभोक्ताओं ने, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता ने आहार बना लिया, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता ने, इन सबका जो क्षय हुआ तो अब घटक का ये आहार बन गए। तो इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। तो यह जो है प्रत्येक जीव जो दूसरे का आहार बन जा रहा है उनकी संख्या यह खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जब ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे बढ़ जाती है तो ये खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहलाती है। तो यह खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाती है। और यही खाद्य श्रृंखला का चित्रात्मक प्रस्तुति, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन, यह कहलाता है खाद्य पिरामिड या फूड पिरामिड। और फूड पिरामिड जो है, अब इसको हम मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है खाद्य श्रृंखला का चित्रात्मक प्रस्तुति है। और ऊर्जा का पिरामिड टर्म डिफाइन किया था एल्टन ने। तो खाद्य श्रृंखला की चित्रात्मक प्रस्तुति जो है, खाद्य श्रृंखला की चित्रात्मक प्रस्तुति ऊर्जा पिरामिड, ये खाद्य पिरामिड कहलाती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इस टर्म को डिफाइन किया था एल्टन ने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यह ऊर्जा खाद्य पिरामिड कहलाता है, खाद्य पिरामिड। इसे और नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। खाद्य पिरामिड को डिफाइन किया था एल्टन ने इसको डिफाइन किया था, यह पूछा जा चुका है पीसीएस में, यूपी पीसीएस में। तो खाद्य पिरामिड को डिफाइन किया है, इस टर्म को चर्चित किया है एल्टन ने। और खाद्य पिरामिड है क्या? खाद्य श्रृंखला की चित्रात्मक प्रस्तुति चित्र रूप में। और खाद्य पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? खाद्य पिरामिड 3 तरह के होते हैं, नंबर और एनर्जी और बायोमास। मतलब ऊर्जा का पिरामिड हो गया, संख्या का पिरामिड हो गया, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड, बायोमास का, ठीक है, बायोमास का पिरामिड। और इसकी विशेषता होती है कि संख्या का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड या सीधा और उल्टा दोनों बनता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। बस इसको याद रखने की ट्रिक है कि ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, यह हमेशा सीधा बनेगा। बाकी यह सीधा भी है, संख्या का पिरामिड सीधा भी है और उल्टा भी है। यह प्रश्न कई बार हर पीसीएस एग्ज़ाम में, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है और यूपी SSSC में भी पूछा जा चुका है। टेट का भी अब लोकप्रिय प्रश्न है कि ऊर्जा का पिरामिड कितने प्रकार का होता है, इस टर्म को किसने डिफाइन किया था, और जो प्रत्येक संख्या का पिरामिड किस तरह का बनता है, ये ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का बनता है, बायोमास का पिरामिड किस तरह का बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, संख्या का पिरामिड सीधा उल्टा बनता है और बायोमास का पिरामिड भी सीधा और उल्टा दोनों बनता है, सीधा और उल्टा दोनों बनता है। अब हम लोगों ने देख लिया पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है, उसके घटक क्या हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार क्या हो गए, पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार क्रियाविधि क्या है, तो इसका ऊर्जा प्रवाह वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाविधि में भूजैव रसायन चक्र। भूजैव रसायन चक्र होता है, नाम पहले इसको तोड़ते हैं और तोड़कर समझते हैं। अब हम देखेंगे भूजैव रसायन चक्र। तो इस शब्द को हम पहले तोड़ेंगे तो खुद ही इसका अर्थ निकल जाएगा। भू का अर्थ है पृथ्वी और ये मृदा, और जैव का अर्थ है जीव, तो और रसायन का अर्थ है विभिन्न प्रकार के तत्व और उनका चक्रण, चक्र का अर्थ है चक्रण। तो पृथ्वी से जीव और जीव से पृथ्वी के बीच तत्वों का जो चक्र है वो स्थानांतरण होता है, उसको भूजैव रसायन चक्र, बायोकेमिकल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो जैसे ये देख लीजिए, ये पृथ्वी मृदा हो गई या पृथ्वी हो गई, ठीक है, स्थल मंडल भी इसको कह सकते हैं, स्थल मंडल। और यह जीव, ये पेड़ है, ये जीव है और यह पेड़ है, ठीक है। तो आप ये सूर्य है, आप जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है।
जीव श्वसन करता है तो CO2 छोड़ता है, पौधे भी श्वसन करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, O2 का निर्माण करते हैं। मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और क्या कहते हैं कैल्शियम, सल्फ़र, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। और मनुष्यों में भी हड्डी में कैल्शियम होता है, फ्लोरीन होता है और पोटेशियम होता है, मूत्र में यूरिया होता है। तो ये जो आप तत्व नाइट्रोजन होता है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि मृदा में कुछ तत्वों का स्थानांतरण जीवों और ये में हो रहा है, मनुष्यों में हो रहा है, पादपों में हो रहा है, और फिर जब इन मनुष्य पादप का क्षय हो जा रहा है तो वापस वो मृदा में मिल जा रहे हैं। तो ये जो एनर्जी का जो चक्र चल रहा है जीव से मृदा में और मृदा से जीव में, इसी को भू जैव रसायन चक्र कहते हैं। ये सिंपल सा इस शब्द को तोड़ देंगे तो अब आपको मतलब समझ में आ जाएगा। भू का अर्थ है मृदा, जैव का अर्थ है जीव, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, जीव जंतु हो। रसायन का अर्थ है विभिन्न तत्व, और चक्रण का मतलब चक्र, मतलब इनसे मृदा में मिली और मृदा में से जीवों में चली गई, तो इसको भू जैव रसायन चक्र कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोगों ने देख लिया कि पारितंत्र की क्रियाविधि कैसे होती है। ऊर्जा प्रवाह होता है, भू जैव रसायन चक्र होता है। अब हम देखेंगे कि इकोटोन क्या होता है। तो इकोटोन देखते हैं। इकोटोन बेसिकली होता है कि जीवोम संक्रमण क्षेत्र या पारितंत्र संक्रमण क्षेत्र। तो इकोटोन जो है एक संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन होता है, ट्रांजिशन जोन। यह दो पारितंत्र के बीच अंतर्वर्ती क्षेत्र होता है, और या तो दो जीवोमों के बीच अंतर्वर्ती क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन या अंतर्वर्ती क्षेत्र, अंतर्वर्ती क्षेत्र। यह क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा? यह पारितंत्र में पाया जाएगा या तो जीवों के बीच में पाया जाएगा। यह और एक प्रश्न इससे और निकल के आ रहा है, इकोटोन की जो टर्म है वो किसने डिफ़ाइन किया था? तो वॉलेस ने इस टर्म को डिफ़ाइन किया था। सीटेट और यूपीटेट वगैरह में सभी जगह, और पीसीएस में भी कौन सा इन्वायरमेंट से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि इस टर्म को किसने प्रचलित किया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पारिस्थितिकी पिरामिड को एल्टन ने परिभाषित किया, उसी तरह का इकोटोन को वॉलेस ने परिभाषित किया। इकोटोन है क्या? संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन है, अंतर्वर्ती क्षेत्र है। और इसकी एक और विशेषता होती है कि जो पारितंत्र से ज़्यादा इसमें विविधता होती है, ज़्यादा विविधता होती है। दो पारितंत्र के बीच या दो जीवोमों या बायोमों के बीच अंतर्वर्ती क्षेत्र होती है और ज़्यादा विविधता होती है। किसकी तुलना में? जीवों की तुलना में, या तो पारितंत्र की तुलना में ज़्यादा विविधता होती है। और इसका एग्जाम्पल आप पूछेगा इकोटोन का, तो इसका एग्जाम्पल होता है मैंग्रोव वन या आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि आप देखे होंगे। आर्द्र भूमि उस भूमि को कहते हैं जो वर्ष भर दलदली और जिसमें पानी का रिसाव होता रहता है, वह पूरी तरह स्थल भी नहीं है और पूरी तरह वो जल भी नहीं है। तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड जो है इकोटोन का एक अच्छा उदाहरण है। और इकोटोन की विशेषता होती है कि अंतर्वर्ती क्षेत्र होता है। जैसे आर्द्र भूमि है तो ये जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र के बीच का ट्रांजिशन जोन है। और इसकी एक विशेषता है कि ये ज़्यादा विविधता होगी, वो चाहे कोई भी जलीय पारितंत्र से भी ज़्यादा विविधता होगी और स्थलीय पारितंत्र, क्योंकि यह ट्रांजिशन जोन है। इसमें जलीय पारितंत्र की भी विविधता शामिल है और स्थलीय पारितंत्र की, तो स्वाभाविक बात है कि इसमें ज़्यादा विविधता होगी। और इकोटोन का उदाहरण आर्द्र भूमि या वेटलैंड है। वेटलैंड इकोटोन का उदाहरण है। अगर प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन का उदाहरण है, तो वेटलैंड हो गया, मैंग्रोव हो गया, ये सारे इकोटोन के एग्जाम्पल हैं। मैंग्रोव भी इकोटोन का एग्जाम्पल है। तो ये आप लोगों ने देखा आज क्विक रिवीजन में। पर्यावरण में हम लोगों ने पारिस्थितिकी को देखा, पारितंत्र को देखा, इकोटोन या संक्रमण क्षेत्र को देखा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जैव विविधता क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपीएससी में भी पूछा जाता है, पीसीएस में भी, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कई एग्ज़ामों में, और UPSSC में भी, और सीटेट वगैरह RO सब में पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जैव विविधता, मुख्य पर्यावरण प्रदूषक क्या होते हैं, और उन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए,
और कमेंट में हमें बताएं कि हमें और क्या करना चाहिए। और आप अगर हमसे नोट्स उपलब्ध करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भेज देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।